नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट के कुछ सेशंस में देखा था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज होंगे इन द एटम, जिसकी वजह से हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखे थे एटम के। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो लाए थे वो जे थॉमसन जी लाए थे, ओके, वाटरमेलन वाला। वो वीडियो मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद उनके कुछ ड्रॉबैक्स को करेक्ट करने के लिए रदरफोर्ड जी ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाकर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और काफ़ी सही भी था, और जिसकी वजह से थॉमसन जी का जो पूरा का पूरा मॉडल था वो कंप्लीट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ भी, ठीक है, मैच हुआ नहीं उनके मॉडल के कंपेयर के साथ रदरफोर्ड जी का जो एटॉमिक मॉडल था। बट अगेन रदरफोर्ड जी के भी कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड जी जो है वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता पाए थे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होगा, ठीक है, क्या पोजीशन होगा एटम के अंदर। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो नहीं बता पाए थे, वो उनका ड्रॉबैक था। और दूसरी चीज़ जो ड्रॉबैक में थी वो ये था कि उन्होंने वहाँ पे उस टाइम तो मेंशन नहीं किया था, पर काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जब भी रेज जाती हैं, टकराती हैं, तो कुछ फ्लोरेसेंट इफेक्ट दे रही थी, कलर्स दे रही हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स से अगर किसी रेडिएशन से हम उसको टकराते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो ग्लो करते हैं, और ग्लो करके स्पेसिफिकली हमें कलर्स देते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नॉर्मली अगर हम रेनबो की तरह देखें तो रेनबो कैसे 7 कलर्स का देता है, तो उस तरीके से वो भी कलर्स देते हैं, उनको हम लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो वाला जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम था ना, ठीक है, वो रदरफोर्ड जी की थियोरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे वो क्लैरिफाई नहीं हुआ। तो एक ये भी पॉइंट था कि कलर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा उसके अंदर, और यही कुछ ड्रॉबैक्स को करेक्ट करने के लिए सबसे पहला इंट्रोड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ये एक टॉपिक अभी हम करने वाले हैं। फिर इसको और थोड़ा अच्छे से करने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स एटॉमिक थियोरी वो भी आई थी, वो भी देखना है। और फिर इन दोनों का कंप्राइज करके जो न्यू मॉडल बनाया, ठीक है, ये थियरीज थी, तो जो मॉडल बनाया वो बनाया बोहर जी ने। ओके, तो बोहर जी ने एटम का फाइनल एक मॉडल दिया कि इस तरीके से एटम को अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, क्योंकि इसका मतलब पता चलेगा तभी जाके जो बोहर जी ने मॉडल दिया हुआ है एटम के बारे में वो आपको क्लियर होगा। तो पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म समझ लें, तब जाके हम लोग मॉडल को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी, आप देख रहे हैं आप ही का ही चैनल सपना की पाठशाला, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1864 बाय द जेम्स मैक्सवेल। ओके, सो जेम्स मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जेम्स मैक्सवेल इन 1864, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये थियरी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं या वेव है, उसका क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया वो उन्होंने ये कहा बेटा कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे कि आपके घर पे ट्यूबलाइट है, ठीक है, आप जब उसको स्विच ऑन करते हो तो कंटिन्यूसली उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है, ठीक है, फिलामेंट हो गया। अगर हम लोग एक सपोज कि पानी गर्म करने के बाद एक रॉड आती है, ठीक है, तो अगर आप वो रॉड आप देखें तो जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि धुआं निकल रहा है, धुआं मतलब गर्म कर रही है, मतलब वो भी गर्म हो जाती है। तो वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इन शॉर्ट जिस भी चीज़ के अंदर से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक तरीके की एनर्जी एमिट करता है, बाहर निकालता है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ये उनका पहला पॉइंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को समझाने का। तो उन्होंने क्या कहा, द एनर्जी इज एमिटेड, जो भी एनर्जी बाहर निकलती है थ्रू एनी सोर्स इन विच electricity in which continuous electricity is passed, in which continuous electric current, यहाँ electric current is passed
ठीक है। द एनर्जी इज एमिटेड थ्रू विच या थ्रू एनी सोर्स, ठीक है, कोई भी सोर्स जिसके अंदर से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ओके, देन द एनर्जी इज नोन एज द रेडिएंट, ओके, तो उसको हम रेडिएंट कहते हैं, या वो रेडिएशन के थ्रू पास होती है तो उस कॉल द रेडिएंट एनर्जी, उसको हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोला बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि जिसमें से भी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वहाँ पे एक तरीके की एनर्जी एमिट होगी, उस एनर्जी को हम लोग रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है, मतलब कि वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस निकलती हैं। तो इस पास्ट देन द रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड, हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पास थ्रू द रेडिएशन, रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी, उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। इतना क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहा उन्होंने सेकंड पॉइंट ये कहा कि जो ये रेडिएशंस हैं, ठीक है, अब इन रेडिएशंस के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो क्या कहा उन्होंने, दैट द रेडिएशंस, ओके, जो भी रेडिएंट एनर्जी आप रेडिएशंस कह लो, ओके, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों चीज़ें उसके अंदर होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर, ओके, विच आर, जो एक दूसरे के ही परपेंडिकुलर होती हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the direction of propagation of energy, to the direction of propagation of radiation या energy is called electromagnetic wave, ओके, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेसिकली अभी यहाँ पर मैं रेडिएशन लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि आप यूँ समझो, मैं पहले आपको फिगर बता दूँ, आप यूँ समझो कि ये ना इस डायरेक्शन में रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, रेडिएशन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी ना तो यहाँ पर ये हमारा, मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब ये प्रोपोगेट करेगी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो जा रहा है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हिसाब से यहाँ पे ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ओके, और साइमल्टेनियसली इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये जो निकलेगा उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप देखो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो, ये हुआ और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, 90 डिग्री हो जाती है। क्या हो जाती है? 90 डिग्री। तो अब मैंने क्या कहा, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, समझो। ठीक है, ये हमारा सोर्स है, मतलब कि रेडिएशन यहाँ से, ठीक है। तो ये रेडिएशन स्ट्रेट जा रहा है, ये क्या हुआ, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा ना बेटा, यूं करके, ऊपर से नीचे यूं, ओके, क्रस्ट और ट्रेफ, ये जो अपन नॉर्मल वेव ड्रॉ करते हैं यूं वाली, ठीक है, उस तरीके से जाएगा। और ये कैसे जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यूं करके जाएगा, मतलब ये जो होगा वो यूं करके जाएगा, यूं करके, यूं, बात आई समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो ट्रैवल करेंगी। तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और ये जो सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स के हिसाब से ये उसके भी परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे ये जो होगा वो भी उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडिएशन जो है वो बनती है। थोड़ा विजुअलाइज कर पाए आप? देखा, देखो ये पूरा सोर्स
जो है मतलब जहाँ से रेडिएशन पास हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन मैं इसको लिख दूँ, ठीक है, ये क्या है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन प्रोपोगेशन का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, समझ गए, तो यूं करते करते जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं करते करते जाएगी, यूं करके नीचे की तरफ, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स हो जाते हैं। पता है हमने 10th में देखा था लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से यूं हाथ कुछ करते थे, ठीक है, तो हम बताते थे कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, याद है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते थे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस तरीके से, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो हमने 10th में सीखा था ना, ये उसी कॉन्सेप्ट को लेकर है। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है, ओके। और अब तीसरी पॉइंट क्या थी बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ठीक है, ये बेसिकली जब आती हैं तो वो वेविक फॉर्म में आती है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, वेविक फॉर्म में आती है, ठीक है। अब जब भी लाइट, ठीक है, लाइट को अगर हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो लाइट को हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी, ठीक है, उसको वेव एनर्जी कहते हैं। तो इसकी वजह से, ठीक है, ये वेविक फॉर्म में आती है लाइट की तरह, जैसे सन की लाइट आएगी ना तो वो वेव की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, रेडिएशन को हटा के अपन वेव भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, the radiations possess wave character, hence its speed is also, इसके लिए इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड इज ऑल्सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो ऑलरेडी लाइट की वेलोसिटी है, ओके। तो लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो हम इसको भी, क्योंकि वेविक नेचर पोजेस करता है ना, इसके लिए हम इसकी भी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं। देयरफॉर इट इज मतलब रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसको हम लोग वेव कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ओके। अब एक और कैरेक्टर बता दूं, जिस तरीके से जैसे सन की रेस जब आती हैं अर्थ पर, ठीक है, तो वो हमें पता है स्पेस में पूरा वैक्यूम होता है, ओके। तो वैक्यूम से लेकर एक मटेरियल के फॉर्म में नीचे की तरफ आती है जहाँ पे हवा ववा सब है, बट हमें पता है कि लाइट को, ठीक है, कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ये जो रेडिएशंस हैं, ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम और मटेरियल टू प्रोपोगेट, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है इनको टू प्रोपोगेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैक्सवेल जी ने बताई थी, और इसके बेसिस पे हम लोग ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि भाई साहब कोई भी लाइट ट्रैवल करेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने वाले हैं, मतलब दोनों के दोनों कंपोनेंट। दैट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, जहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अपन इंड्यूस कर सकते हैं। और यही चीज़ अपन ने 10th स्टैंडर्ड में देखी थी जब हमने चैप्टर नंबर 13 देखा था, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था। तो आपको वहाँ पे आपके टीचर्स ने बताया होगा इस तरीके से, तो वो चीज़ रहती है। अब तुम नॉर्मली भी समझ लो कि हम लोग जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, जस्ट समझा रही हूँ, इसका कनेक्टेड नहीं है, ज़्यादा उसमें मत लेना, एक पॉइंट समझा रही हूँ मैं विजुअलाइज करने के लिए, कि जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर हमारा गलती से हाथ लग जाता है तो हमें करंट आता है, करंट तो आता है, ठीक है, अपन समझ गए, बट हम चिपक जाते हैं उसके साथ, ठीक है, अपन उसे मतलब अपन खुद को अवे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो अपन वहाँ से चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्री आती है, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फ्री रहता ही है। और ये दोनों आपस में कैसे दोस्त है? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वाले दोस्त हैं, मतलब कि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को मीट करते हैं, और जहाँ से निकलते हैं उसके साथ भी वो परपेंडिकुलर फॉर्म में ही होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छे से आई थिंक समझ आ गया आपको, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो वेव के फॉर्म में, ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रिगार्डिंग द वेविक फॉर्म।
तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो पहले मैं एक वेव बना दूं। ओके, तो ये मैंने एक वेव बना दी, ठीक। ओके, कुछ टर्म्स यहाँ लिख देती हूँ। ये जो ऊपर वाला जो बम्प होता है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला बम्प होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉफ। कोई ट्रॉफ बोलता है, कोई ट्रॉफ बोलता है, ठीक है, अलग अलग रहता है। नाउ अब सबसे पहला जो कैरेक्टर की बात करूँगी मैं, वो है वेव लेंथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद करना, क्योंकि आगे इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे थ्योरीज जो हैं वो आएंगी। तो फिर आपको वेव लेंथ क्या होता है वो पता नहीं चलेगा, तो आपको फिर थ्योरी समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से ध्यान देना। तो हम बात करें रिगार्डिंग द वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है? वेव लेंथ इज द डिस्टेंस, ओके, सिंपल शब्द में लिख देती हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है, इज कॉल्ड वेव लेंथ। सिंपल शब्द में बता दिया मैंने। देखो सीधी बात, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। किसकी लंबाई? वेव की लंबाई। तो वेव की लंबाई कहाँ से देखेंगे? तो भाई यहाँ तो आप ये जो दो कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो ये एक पहाड़ बना है, ये दूसरा पहाड़ बन गया, तो ये जो दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है, ये जो जगह होती है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। बात समझ आई? सिमिलरली जो नीचे की पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ तो ऊपर होते हैं वैसे, नीचे की आपने इसको वैली समझ लो, तो ये नीचे की वैली के बीच के जो तो गैप होंगे उसको हम कहेंगे वेव लेंथ। सिंपल ना। देखो लेंथ है, अब लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए जो एसआई यूनिट्स होगा, अच्छा और मैंने यहाँ पे ये क्या सिंबल लिखा है, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, इसको हम कहते हैं लैम्डा। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। मैं पहले लिख दूं यहाँ पर, सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है, इसको हम लैम्डा कहते हैं। ओके, नाउ इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? देखो उसको हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर में लिख सकते हैं और पिकोमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके पास न्यूमेरिकल्स के दौरान क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, किस बेस में, किस यूनिट में दी हुई है, आप उस यूनिट के हिसाब से यूज़ करोगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये आपको लर्न करना हो जाएगा बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻12 पिकोमीटर होता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से आपको ये एंगस्ट्रॉम इज अ मेन, बाकी सबके साथ क्या रिलेशन हो मैंने आपको बता दिया। ओके, 10, 9, 8, 12। ओके, तो दैट इज अबाउट द वेव लेंथ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी हम नोट करते हैं इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। नया वाला न्यू नहीं, एन और यू वाला न्यू, ठीक है, NEW वाला न्यू नहीं, न्यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई साहब? तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये जो वेव होती है वो कितनी बार ऑसिलेट करती है, उसके मतलब कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वेव ऑसिलेट होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ आया? ठीक है, ठीक है। देखो जैसे कि अपना प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है और इसमें वेव बन रही है, ठीक है, तो फटाफट 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 बनती जाएगी तो उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे अब 1 सेकंड की तरफ आप गिनो, ठीक है, 1 सेकंड अपन गिनते हैं तो भाई 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, गिनो ऐसे, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, आई समझ में? कम ज़्यादा बन सकती है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स बनती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बनी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 बनी, तो कितनी वेव्स बनती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर? ठीक है। सो नाउ फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स oscillate
in 1 second is called frequency. ओके, नाउ जो SI यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको आप हर्ट्स में भी ले सकते हो, हर्ट्स, या तो फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये टाइम का रेसिप्रोकल होता है, सीधी सी बात है. ओके, नाउ नोट करने की पहली पॉइंट, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड मतलब क्या है मैं भी बता देती हूँ. चलो पहले वो बताती हूँ, फिर इसका पॉइंट समझाती हूँ. मैं इसको मैं रब कर दूँ. टाइम पीरियड, ओके, दैट मीन्स टाइम taken by a wave to complete its one oscillation is called time period. ठीक है, is called time period. ओके, क्या मतलब है कि देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना और यहाँ पे ख़त्म होगी, मतलब कि एक बाहर क्रेस्ट का और एक ट्रफ का मिलाकर अपन एक ऑसिलेशन कहते हैं. तो ये एक ऑसिलेशन खत्म होने में कितना समय लग गया वेव को, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड. बात समझ आई? ठीक है, जैसे कि आप समझो कि ये ना पेंडुलम है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से यूँ मैंने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से आएगी, ठीक, मतलब यहाँ से आया फिर ऊपर गया फिर वापस आया, तो उसको हम कहेंगे एक ऑसिलेशन. तो मैंने इसको पकड़ लिया था, ठीक है, यहाँ से आई जस्ट लेफ्ट द बॉब, ठीक है, बॉब को मैंने छोड़ती हूँ तो उसका मीन पोजीशन पे आएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा. तो ये कंप्लीट एक ऑसिलेशन है. तो ये एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. ओके, तो टाइम पीरियड, इसके लिए इसको हम डिनोट करेंगे विद द कैपिटल T. अब ये कहा जाता है कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो बट ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज कम बनेगी, क्योंकि एक वेव को ही कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगता है. अपन फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं 1 सेकंड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम. ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर ही हम लोग फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं, तो उसको ही हम लोग मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को मेजर करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो बेसिकली 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, तो सबसे अगर जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस हुए वेव के, मतलब क्या हो गया, टाइम उतना ही कम लग रहा है उस वेव को कंप्लीट होने में. और अगर वेव को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ख़त्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो फ्रीक्वेंसीज कम हो जाएंगी. तो इसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो सेकंड इन्वर्स लिखा ना मैंने ऐसा यूनिट, वो यहीं से ही आया, क्योंकि टाइम का यूनिट होता है सेकंड. ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखूँ तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, सेकंड इन्वर्स. यहाँ से ये यूनिट अपन डिराइव करते हैं. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये उसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा. ओके, सो नॉट अ बिग डील. अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर, नंबर 4, वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग. ठीक है, अब बहुत बेसिक चीज़ पूछ रही हूँ मैं बेटा, बहुत बेसिक चीज़ जो हम लोगों ने 9th ग्रेड में देखी थी. ठीक है, हमें पता है जो स्पीड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. याद है अपन ये 9th में चीज़ करते थे, 8th में भी आपने एक आध कुछ किया होगा इसके बारे में. तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी क्या है, नथिंग बट स्पीड, वो तो पता ही अपने को. तो अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं क्या बोलूँगी, डिस्टेंस. अब यहाँ पर डिस्टेंस की जगह मैं क्या लूँ, डिस्टेंस की जगह मैं लूँगी वेव लेंथ. ठीक है, तो एक पूरी कंप्लीट वेव लेंथ जो हो रही है, उस वेव लेंथ में कितना टाइम लग जाता है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी. बात आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स देखते थे, मतलब कि जो हमारे 9th वाली जो थी मोशन चैप्टर किया था आपने, चैप्टर 8 आपको याद होगा. ठीक है, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते थे, स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन 1 यूनिट टाइम अपन बात करते थे. ठीक है, तो दैट इज कंसिडर एज अ स्पीड. तो सिमिलरली यहाँ पे हम वेव की बात करें, वेव भी तो ट्रैवल ही कर रहा है ना. ठीक है, वेव क्या कर रहा है, यूँ करके ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर किया ना उसने ये. और ये डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं, लीनियर डिस्टेंस. कौन सा बोलते हैं, लीनियर डिस्टेंस. सो द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी.
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहीं से ही इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखना है, ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेस मत लेना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव, ठीक है, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है वेव, उसको उसके हिसाब से उसकी स्पीड आ जाती है, ओके। तो इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, वेव की वेलोसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं ये वाली फॉर्मूला लिखूं, तो क्या होगा, स्पीड की जगह पे सी आ गया, डिस्टेंस की जगह पे मैंने क्या कहा था, लैम्डा यूज करेंगे बिकॉज वेव का डिस्टेंस है तो दैट इज वेव लेंथ अपॉन, ठीक है, टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, टी। क्लियर हो गया। सो वेव को अगर हम लोग, वेवलेंथ को अगर हम लोग यहाँ पे मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो उस हिसाब से जो एसआई यूनिट होगा सी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव का, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज सेम मीटर पर सेकंड, ओके, इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड, वही आ गया। तो इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और मैंने फॉर्मूला यहीं से डिराइव कर ली, पास्ट नॉलेज, ठीक है, नया नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। एम आई क्लियर, इतना समझ आया अच्छे से। मुझे 2 और कैरेक्टर लिखने हैं बट अभी स्पेस नहीं है, तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी के 2 कैरेक्टर्स की बात करते हैं ना बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एम्पलीट्यूड। स्मॉल एस इसको डिनोट करते हैं। क्या है एम्पलीट्यूड, बड़ा आसान है। जो क्रेस्ट होता है ना, ठीक है, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट, वो क्रेस्ट जो लहरें आती है पानी की, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हाइट वो एक्वायर कर रही है उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो बेसिकली द लेंथ ऑफ द हाइट या तो फिर डेप्थनेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके। सो बेसिकली द हाइट ऑफ क्रेस्ट and depth of the trough is called amplitude, ठीक है। वैसे तो एक्चुअली मैक्सिमम हाइट आता है, ठीक है, एक्चुअली बात यहाँ पे अपन मैक्सिमम की करते हैं, मैक्सिमम कितना ऊपर की तरफ वेव जा सकता है, इस कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, डिनोट करेंगे ए से। अब देखो बेसिकली बेटा, वो हाइट ट्रैवल कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लेंथ आ गया, ठीक है, लेंथ आ गया, इसका मतलब कि इसका यूनिट भी क्या हो गया, मीटर, ठीक है। तो जो वेवलेंथ का था ना, सेम ही आता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेम एज द वेवलेंथ, दैट इज मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सारी की सारी वही आ गई। दैट्स ओके, क्लियर। नाउ एक और कैरेक्टर है, क्या है कैरेक्टर, वेव नंबर, ओके। वेव नंबर मतलब क्या, देखो बेसिकली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है, ज़्यादा ही है फिर भी, ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, ओके। अभी 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बनती हैं उसको हम कहेंगे वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव बनती है उसको हम कहेंगे वेव नंबर। समझ आया, 1 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लेंथ की बात करती हूँ, 1 सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं टाइम की बात नहीं कर रही, कंफ्यूज मत होना ज़रा सा भी। तो यहाँ पे वेव नंबर दैट मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है, इसको हम वेव नंबर कहेंगे। वेव नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम कहते हैं न्यू बार से, ठीक है। अब न्यू अपन ने फ्रीक्वेंसी देखा था ना, बस फ्रीक्वेंसी का जो न्यू था वो, और ऊपर डंडी लगा देने की, ठीक है, इससे हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। नाउ वेव नंबर जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका, लैम्डा का, वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। कैसे, अरे बेटा खुद सोचो ना, देखो यहाँ पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा होता है कि वेवलेंथ, ठीक है। देखो गैप जो है वो बहुत कम है, तो छोटी गैप बनेगी, मतलब कि वेव नंबर ज़्यादा होंगे। अगर गैप
मतलब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगे। बात समझ आई? ठीक है, तो जो गैप है दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में, अगर वो बहुत कम है दैट मीन्स कि वेव नंबर ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते सिकुड़ सिकुड़ के बनी है ना वेव्स, तो इसके लिए ज़्यादा आ जाएंगी 1 सेंटीमीटर में। और ये जो वेव्स है वो खुली खुली बनी है। ठीक है, हम राजा की तरह जिएंगे, ऐसे करके अच्छा खासा हम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उस हिसाब से ये जो है वो ज़्यादा लेंथ है, तो दैट मीन्स की वेव नंबर कम बनेगी। इसके लिए कहा जाता है कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल टू लैम्डा। अब खुद सोचो कि अगर रेसिप्रोकल है लैम्डा का तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? लैम्डा का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने का भी होता है ना। अब वेलोसिटी, वेव नंबर, लैम्डा, इन सब के बीच में एक रिश्ता है, एक रिलेशन है, उसकी बात करते हैं, जो रिलेशन आपको बहुत काम आएगा। किस में काम आएगा? यस, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेहद काम आने वाला है। तो मैं इसको पहले रब कर दूं। क्या है? रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हालांकि मैंने आपको रिलेशन और बता ही दिया इसके पहले वाले जो मैंने रब किया था। देखो, जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छे से देखना, बहुत काम आएगा। वेलोसिटी को हम लोग न्यू लिखते हैं, सॉरी सी लिखते हैं। वेलोसिटी को हम सी लिखते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं और इसको टी लिखते हैं। ठीक है, अभी अभी आपने नोट किया होगा ना, उसमें आप देख लेना, जब आपने नोट डाउन किया तो उसमें आपने ये चीज़ लिखा हुआ है। नाउ अब अगर मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के दौरान बताया था, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के क्या होता है बेटा? इन्वर्स होता है। टाइम पीरियड के इन्वर्स होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि न्यू हो गया, तो न्यू इज़ 1/t, ये रिलेशन है इसका। तो ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा के अपॉन में टी है, तो इसको अपॉन में टी को मैं 1/t लिख सकती हूँ ना इस तरीके से। ठीक है, और ये 1/t को मैं चेंज कर लूँ न्यू के साथ, तो क्या हो गया? लैम्डा न्यू। ओके, तो बेसिकली ये आ गया रिलेशन मेरा वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। बात समझ आई? ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको वेव नंबर भी पूछते हैं तो भी आप कर सकते हो। लाइक वेव नंबर क्या है? वेव नंबर अगर मैं इसको लिखूं तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेव नंबर 1/वेव नंबर। तो अगर मुझे इसमें ये भी चेंज करना है, जो हम न्यूमेरिकल्स के दौरान ज़रूर करेंगे, सीधी सी बात है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा की जगह मैं 1/वेव नंबर डाल दूँ ना। ओके, तो इसको अपन कर सकते हैं ना, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/वेव नंबर। सो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो गया? न्यू अपॉन न्यू बार। ये भी चीज़ काम की है। ओके, समझ आया ना काम की क्यों है? क्योंकि ये तो सारे अपन को चाहिए ना। मैं एक अलग कलर ले लूँ तो आपको बार जो है वो नज़र आए, वरना पता चल रहा है कि अपॉन वाला और बार वाला जो है वो दोनों सेम दिख रहे हैं आपको। ओके, समझ आया? तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये कुछ रिलेशन है जो अपने को आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, और स्पेशली जब आप JEE का एग्ज़ाम देंगे तो यही कुछ छोटी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी काम आती हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे समझ आया? तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो हम लोग मैम ये क्या किया हमने? ये तो अभी हमने वेव की बात की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और कितनी रेडिएशंस निकलती हैं हर एक एलिमेंट में से, उसकी डिस्कस करनी है। नोट इट डाउन। अभी हम लोगों ने फिनिश कर लिया रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, वेव क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए, तो आपको इतना क्लियर है। नाउ अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब क्या अंतर है? देखिए बेटा, हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स रीड की उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी मीडियम की ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जैसे साउंड को ज़रूरत होती है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बट ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे हवा, एटमॉस्फेयर होगा तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी। या हम जनरली बात करते हैं तो वी नो दैट साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट की तरह, जैसे सन से लाइट्स आती हैं यहाँ पर, तो वो वैक्यूम होता है,
ठीक है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम से ट्रैवल कर लेती है, तो सिमिलरली यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट वेलोसिटी भले सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती है। ठीक है, हमने अभी भी चर्चा किया ना वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसीज क्या होता है। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो 1 सेकंड में कितनी बार, ठीक है, वेव जो है ऊपर नीचे ट्रैवल करती है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। और अगर वेवलेंथ लंबी होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ छोटी होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये हम लोगों ने रिलेशन देख लिया। तो अब यहाँ पर जो है वो इस हिसाब से है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो बेटा, जब रेज आती है ना, तो मैंने कहा कि इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से वो अलग अलग वेव अलग अलग कैरेक्टर बिहेव करती हैं, उनका अलग अलग कैरेक्टर होता है, बिहेवियर होता है। तो जब हम इनको अरेंज कर लेते हैं इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और वाइस वर्सा, डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ, आप देखिए क्या है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड in order of decreasing frequencies और increasing wavelength। ठीक है, decreasing frequencies और increasing wavelength, the complete स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब आप देख सकते हैं कि क्या हमारे पास पैटर्न बनता है और उन रेज का क्या बिहेवियर है। अब बिहेवियर तो अभी खैर हम लोग नहीं देखने वाले, बट हाँ इनका नाम हम ज़रूर देख रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले स्टार्ट है कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको ब्लू लेटर में ये जो लिख के दिया हुआ है, दीज आर नथिंग बट द वेवलेंथ्स। ये क्या है? वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है वो किया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, -14, फिर -12, -10, -8, -6, -5, -2 एंड 3। ठीक है, इंक्रीजिंग। कई बार यहाँ पे 0 भी दिया होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन करता है। ठीक है, आप 2-3 बुक्स देखोगे तो आप 2-3 बुक्स के अंदर आपको इनका वेवलेंथ थोड़ा बहुत वेरिएशन में ज़रूर मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं। तो ऐसा मत कहना कि मैं आपने गलत लिख दिया। ठीक है, एक रेंज होती है उस हिसाब से। ओके, तो ये सारे हमारे पास रेज होती है और विजिबल रेज वो होती है जो हम देख सकते हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। ठीक है, मैं किसी और को देख रही हूँ। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स वगैरह जो भी हम देखते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे सामने ये रेज का रेंज आ जाता है, तभी हम वो सारे के सारे देख सकते हैं। अब आपको ये पता है, ठीक है, ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं विबग्योर। वी स्टैंड्स फॉर द वायलेट और आर स्टैंड्स फॉर द रेड। ठीक है, पूरा एक पैटर्न बनता है विबग्योर का। ये तो आपको पता है ना, रेनबो का स्पेक्ट्रम। ठीक है, 10th में देखा था। तो विजिबल रेज जो है वो फिर इसमें और ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। ये जो विबग्योर का जो पैटर्न है ना, वो भी हमने ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो विबग्योर के अंदर भी, ठीक है, विबग्योर के अंदर भी क्या किया है हम लोगों ने, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर दिया है। मतलब येलो से आप रेड की तरफ जाओगे तो आपको वेवलेंथ लंबी नज़र आएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज्ड। अब सीधी सी बात है, बहुत वेवलेंथ इंक्रीज्ड और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है, अब सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है कि जैसे रेड, ठीक है, रेड जो है वो दूर तक कलर अपने को दिख जाता है, दैट मीन्स उसकी वेवलेंथ जो है वो लंबी है। अब जो वेवलेंथ लंबी होगी उसका फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो क्या है ना, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। अच्छा, एक इसका मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ लर्न करने का। ये पैटर्न मैंने बेसिकली गूगल पे सर्च कर रही थी मैं, ठीक है, निमोनिक्स लर्न करने का, तो एक मुझे बहुत अच्छा सा दिखा। मे भी आपको पता हो, मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको सोचूं कि आपको बता दूं। तो जिन बच्चों को लर्न नहीं हो रहा है तो वो आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन आई का, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, इन
माय रेंज। ठीक है, काफ़ी मैंने देखे तो उसमें मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इजी लगा मुझे। तो अब बेसिकली अब बेसिकली क्या है, देखो आपको लर्न हो गया। क्लासिकल मतलब सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक, ठीक है, तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेस। फिर आता है गाड़ी, तो ग मतलब गामा रेस, ठीक है। एक्स तो आप क्लियर हो गए, एक्स रेस। यूवी रेस, ओके। वी विजिबल रेस। आई इंफ्रारेड। एम माइक्रोवेव्स और रेंज का आर मतलब रेडियो वेव्स। तो आपको झट से ये लर्न हो जाएंगे और इसमें क्या ना आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम बात कैसे कर रहे हैं। हम इसकी जो बात कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ बेटा? ये आपको ये लर्न करने का जो मैंने आपको बताया वो इसके लिए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें आपको बहुत इसका हेल्प हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पैटर्न ओके निमोनिक लर्न है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और विजिबल तो खैर विबग्योर तो आपको लर्न है ही, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो खैर ये मैंने बताया रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब जहाँ पे एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न जो है वो यहाँ तो वेवलेंथ को देखकर बनेगा। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी या उल्टा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। मैं एक दो न्यूमेरिकल सिखा देती हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको लगे कि हाँ इसका यूज़ कहाँ है ना, आपको समझ आएगा। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके। आइए बेटा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब कि जो ऑल इंडिया रेडियो में जो एक चैनल चलता है रेडियो का, FM जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका नाम है विविध भारती। और वो जिस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, अपना जो चैनल चलाता है FM चैनल, वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो इसकी, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी वो बताओ। एंड विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो जो हमने अभी स्पेक्ट्रम देखा ना, ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम में कौन से पार्ट को बिलोंग करेगा वो हमें बताओ। आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या है? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज। अब देखिए बेटा, हम सबको पता है कि किलो को हमें नॉर्मल SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वी नो दैट इज 10⁻3। ठीक है, किलो को हम लोग तभी तो बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि 1368 इंटू 10⁻3 हर्ट्स हो गया। तो ये तो हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन है स्पेक्ट्रम में उसका हमें वेवलेंथ निकालना है। एंड विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। अब वो तो क्या ना वेवलेंथ के ऊपर डिसाइड होगा ना, क्योंकि हमने जब भी सीरीज बनाई क्या बनाई थी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बनाई थी, तो वो तो वेवलेंथ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले वेवलेंथ निकाल देते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा? वेवलेंथ इक्वल्स टू C/μ। C दैट मीन्स, ठीक है, C दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने हाल ही में सारे रिलेशंस देखे थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1368 इंटू 10⁻3। ओके, 3 गया, यहाँ पे 5 बचेगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1368। ओके, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कटिंग होगा। 3 + 1 4, 4 + 6, हाँ हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 5 ज़ा 15, 1 कैरी 6 ज़ा 18। तो हमारा लैम्डा भी क्या आया 1/456 इंटू 10⁵। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 0.002193 ओके इंटू 10⁵। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2193 अपॉन 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पे 5 0 गए, कट हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2193 अपॉन 10।
ठीक है, तो लैम्डा कितना आया बेटा, दैट इज 219.3 मीटर। ओहो देखो 219 मतलब 200, ठीक है 219। अब सबसे ज़्यादा लंबा है और ये लंबा वेवलेंथ हमें किस में देखा था, यस रेडियो वेव्स में देखा था। इसका मतलब ये है, इन्होंने बोला विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट बिलोंग्स टू द रेडियो वेव्स। ओके, रेडियो वेव से बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके नाउ अब हालांकि थोड़ा लॉजिक भी है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये स्टेशन है जहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, अब रेडियो है ना, ठीक है, तो रेडियो वेव्स में ही तो हम लोग, हमारा एफएम और एएम चलता है, ठीक है, तो एफएम चलेगा तो रेडियो वेव्स ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहीं से ही हमें क्लू मिल गया कि जो वेव्स है वो रेडियो स्पेक्ट्रम से आई है, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। बाकी सॉल्व करके हमें पता भी चल गया कि इतनी लंबी वेवलेंथ है, दैट मीन्स, ठीक है, देखो मैं आपको बताया था, आपने अगर नोट डाउन किया होगा उसके अंदर, तो आपने देखा था कि रेडियो वेव्स जो है वो 10⁻² और 3 के आसपास रहती है, मतलब कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में रहती है। तो वही हुआ ना, 1000 जैसा ही तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये रेडियो वेव से बिलोंग करती हैं। आया समझ में इतना? ठीक है, तो इसको पहले लिख दीजिए। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है किसका, विजिबल स्पेक्ट्रम का दिया हुआ है, एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमें पता है ना बेटा कि विबग्योर जो है वो स्टार्ट वायलेट से होता है, ठीक है, और ख़त्म रेड पे होता है। तो बेसिकली वायलेट का आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर और रेड का आपको दिया हुआ है 750 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो इसको हमें फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। खैर बहुत आसान है। नाउ सबसे पहला तो टास्क ये है कि नैनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। नाउ वी ऑल नो दैट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। मैंने सेशन में बताया है आपको। तो हम क्या लिख देंगे, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो गया, 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इतना हो गया। ये लैम्डा वी और ये लैम्डा आर। ओके, चलो नाउ हमें कहा गया कि फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। ओके, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे वायलेट की, यहाँ पे निकालनी है मुझे रेड की। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे वायलेट का लैम्डा, यहाँ पे हम लेंगे रेड का लैम्डा। ओके, तो सी की वैल्यू तो पता है अभी आपको, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा हमें दिया गया है 400 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ को ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। सो 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है ना, इसको ऊपर ले गए तो प्लस हो गया ना, अपॉन 400। ओके, 2 0 काट लेते अपन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 हो गए तो कितना बच गया, 15। तो क्या हो गया, 3/4 इंटू 10⁻⁵। देखो 3/4 तो हमें पता है 0.75 होता है। ठीक है, तो 0.75 इंटू 10⁻⁵ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, तो फाइनली फ्रीक्वेंसी क्या आ गई वायलेट की, वायलेट की फ्रीक्वेंसी आ गई 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड में इतना साइकिल उसका चलता है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अगेन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 750 इंटू 10⁻⁻9। ओके, 3/750 इंटू 10⁻17 हो गया। सेम मेथड ऊपर ले लिया तो 9 + 8 = 17। ओके, कटिंग कर लें हम लोग। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 कैरी 5 ज़ा। ओके, कितना आया, 250। 1/250 इंटू 10⁻17। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अब 1/250 करते हैं, लाइक 1/25 जो होता है, दैट मीन्स कि 0.4 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक और, एक 0 और एक 0 काट लो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 1/25 इंटू 10⁻16 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0.04 इंटू 10⁻16। सो v इक्वल्स टू डेसिमल हटाएंगे ना,
तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? बस इस तरीके से इजी वाले सम्स आएंगे। हाँ, बाकी तो अपन एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सम का रेशियो क्या है। पर जैसे मैंने कहा है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए पहले इसको लिख दीजिए आप। जो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव्स, स्पेक्ट्रम सब हमने फिनिश कर लिया। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बताया था कि जो रदरफोर्ड जी का जो मॉडल रिजेक्ट हुआ, ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए बोर जी आए थे। तो उन्होंने इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर वो मॉडल अपना रिफ्रेम किया था। तो इसके लिए ये टर्म समझना काफ़ी ज़रूरी था। तो मैंने आपको ये सारे के सारे टर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं। आपका फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए कि कैसा लगा आपको सेशन। और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे विद द बोर मॉडल्स, ठीक है। उसके पहले भी शायद एक और थियरी आएगा, दैट इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट थियरी। पहले वो शायद देखनी पड़ेगी, तो पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम बोर पे चलेंगे। तो इतना आपका सेशन जो है वो ख़त्म हुआ है। तो आप इसको अच्छे से ब्रशअप करते जाइए, रीड करते जाइए सारे नोट्स जो भी हम लोग लिखते जा रहे हैं साथ में। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा हर एक चीज़ रिटेन करना। जब आप किसी भी लेक्चर को सुनते हो और फिर उसी दौरान, ठीक है, उसी 10 मिनट के अंदर जब आप उसको खुद ही रिवाइज कर लेते हो, चैप्टर रीड कर लेते हो उतना, तो आपके दिमाग में ऑलमोस्ट 95% जितनी चीज़ें फिट हो जाती है जो आप भूलते नहीं हो। हाँ, कल करोगे, परसों करोगे, धीरे धीरे चीज़ें भूलना शुरू करोगे, क्योंकि साइंटिफिक ये कहता है कि 10% जितना ही, ठीक है, चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं जब हम सुनते हैं, जब सिर्फ सुनते हैं। और जब हम लोग सुनने के साथ कुछ वो काम करते भी हैं तो 75% ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो इसके लिए कह रही हूँ कि सिर्फ सुनो मत, लेक्चर को साथ में नोट डाउन करो और उसके साथ साथ वीडियो पॉज कर करके उन सारे पैराग्राफ्स को रीड भी करते हैं जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आई गारंटी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी पूरे चैप्टर में। तो वेल, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।